बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द नेकलेस। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो एक फ्रेंच राइटर गाय डी मॉपसॉन्ट ने लिखी है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने इसकी समरी एनालिसिस करना है, इसकी पब्लिकेशन डेट, ऑथर के बारे में, स्ट्रक्चर, थीम, करेक्टर, सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे ताकि ये शॉर्ट स्टोरी हमें समझ आ जाए और अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। यूट्यूब पे ये मेरा चैनल मौजूद है जिसका नाम है BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। इसके ऊपर लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। जब कोई भी आप मेरी वीडियो ओपन करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको नोट्स PDF लिंक मिल जाएगा जो कि मेरी वेबसाइट पे यूजुअली अपलोडेड होता है। स्टोरी के समरी की तरफ जाने से पहले हम करेक्टर को देख लेते हैं ताकि हमें स्टोरी समझ में आ जाए। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर 3 कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो मिटिल्डा का है। मिटिल्डा हमारी हीरोइन है और प्रोटैगनिस्ट है। हीरोइन बेसिकली ऑपोजिट टू द हीरो होती है और प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है सेंट्रल कैरेक्टर। तो इस शॉर्ट स्टोरी के जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक औरत है। मिटिल्डा जो है वो मिटिल्डा, उसका पूरा नाम है मिटिल्डा लोएसल। अब ये एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ है और है मिडिल क्लास, गरीब है लेकिन अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड करती है अपने हस्बैंड की वजह से। और इसका जो ड्रीम होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जो कि होता है एक लग्जूरियस और ग्लैमरस लाइफ गुजारने का, और खूबसूरत भी बहुत होती है। इसके अंदर नाज नखरा भी बहुत होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये गरीब घर में या मिडिल क्लास घर में पैदा होती है, लेकिन ये जो ज़िंदगी गुजारना चाहती है ये फ्रेंच एलीट क्लास के अकॉर्डिंग गुजारना चाहती है। इसके ऑपोजिट इसका एक शौहर है, उसका नाम है लॉयसल और उसको मेस्योर लॉयसल कहा है क्योंकि फ्रेंच ज़बान के अंदर मेस्योर का मतलब होता है मिस्टर। मिस्टर लॉयसल जो हैं वो मिटिल्डा के हस्बैंड है। अब ये एक मॉडर्न ज़िंदगी गुजारते हैं, उसको पसंद करते हैं, यानी कि मियाना रवि इख्तियार करने वाली जितनी चादर देखो उतने पैर फैलाओ वाला इंसान है जो कि सेविंग करके चलता है, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी कमाता है, अपनी बीवी पे भी खर्चा करता है, घर भी चलाता है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन उसको खुश करने के लिए उसको महंगे तोहफे देने की कोशिश करता है अपनी सैलरी से पैसे बचा के। कुल मिला के एक अच्छा शौहर है। एक थर्ड कैरेक्टर मौजूद है जिनका नाम है मैडम फॉर्स्टर। अब हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो क्योंकि ये फ्रेंच नेम इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। अब मैडम फॉर्स्टर जो हैं वो मिटिल्डा की एक बहुत ही अमीर या एलीट क्लास की दोस्त है जिनसे मिटिल्डा नेकलेस उधार मांगेगी पार्टी में जाने के लिए। हमारे कैरेक्टर कंप्लीट हो गए। अब हम समरी की तरफ चलते हैं। समरी के बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे। समरी को कुछ सेक्शंस के अंदर मैंने डिवाइड किया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं जिसमें मिटिल्डा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग लेडी होती है। जैसे ही वो पैदा होती है जब ही से उसकी खूबसूरती के चर्चे मशहूर होते हैं उसकी फैमिली के अंदर, उसके रिलेटिव्स के अंदर। लेकिन वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होती है। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ना तो वेल्थ होती है और ना ही उनकी कोई सोशल स्टैंडिंग होती है। लेकिन मिटिल्डा चूंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, उसके पास एक चार्म मौजूद होता है, एक ब्यूटी मौजूद होती है, तो वो एलीट क्लास जैसी लगती है। लेकिन उसके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें मौजूद नहीं हैं। लेकिन वो अपने अंदर डिज़ायर रखती है कि काश ऐसा हो जाए कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाऊँ, एलीट क्लास में बैठने लगूँ। यानी कि उसका कुल मिला के ड्रीम ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाए ताकि लोग उसको और भी ज़्यादा एडमायर करें। उसकी ये फैंटेसी होती है कि वो जो एलीट क्लास की पार्टीज़ होती हैं वहाँ जाए, हाई स्टेटस के लोगों से मिले और एक शाहाना ज़िंदगी गुजारे। यानी कि जैसे फ्रेंच लोगों के पास महलात मौजूद हैं जिनके अंदर बहुत सारे नौकर हैं, आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि उसकी शुरू से उसकी ब्यूटी की तारीफ होती है। शुरू से ये बताया जाता है कि मिटिल्डा तो लगती ही अमीर है, मिटिल्डा तो लगती ही खूबसूरत है। अब वो चाहती भी ऐसा ही है कि वो एक अच्छी बहुत ही ऊंची ज़िंदगी गुजारे जैसे कि एलीट क्लास के लोग गुजारते हैं। लेकिन मिटिल्डा बेहद खूबसूरत होने के बावजूद भी होती तो मिडिल क्लास है, तो क्या होता है कि उसकी शादी हो जाती है। उसकी शादी एक क्लर्क से कराई जाती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करता है। क्लर्क भी अच्छे पैसे कमाता है, एक नॉर्मल लिविंग अफोर्ड कर पाता है। सबसे ज़्यादा ये होता है कि वो मिटिल्डा के साथ बहुत ज़्यादा डिवोटेड होता है, उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता है और उसकी लग्जूरियस लाइफ स्टाइल उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑब्वियसली वो जितना भी उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करे कहीं ना कहीं तो चीज़ें लेक करती ही हैं।
मटिल्डा उससे शादी कर लेती है, उसके साथ खुश भी रह रही होती है, लेकिन उसके अंदर एक डिज़ायर, एक आग मौजूद होती है जो कि उसके सिंपल लाइफस्टाइल में उसे खुश नहीं रहने दे रही होती। और वो सोचती है कि उसके साथ इनजस्टिस हो गया है, उसके साथ किस्मत ने धोखा कर दिया है, ये उसकी राइट प्लेस नहीं है, उसकी राइट प्लेस एलीट क्लास मौजूद है। फिर उसका जो शौहर होता है वो उसको खुश देखना चाहता होता है, वो चाहता होता है कि काश मेरी बीवी जो है वो अंदर से भी सेटिस्फाई हो जब वो मेरे साथ रहे तो। इन लोगों को एक इनविटेशन मिलता है पार्टी का। मेटिल्डा का हस्बैंड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क की पोस्ट के ऊपर होता है, उसको एक आलिशान एलीट क्लास की पार्टी का इनविटेशन मिलता है। अब वो मेटिल्डा को बताता है कि हमें इस तरह से पार्टी में बुलाया गया। मेटिल्डा को शुरू से ही ऐसी पार्टीज में जाने का जहाँ पे एलीट क्लास के लोग आते हैं, बहुत शाहाना लिबास, शाहाना ज्वेलरी पहन के आते हैं, बहुत शौक होता है। लेकिन मेटिल्डा के पास वहाँ पहन के जाने के लिए कोई भी लिबास नहीं होता। अकॉर्डिंग टू हर, उसे लगता है कि वो जितना अच्छा भी इस वक्त लिबास पहन ले, लेकिन वो फिर भी एलीट क्लास के कंपैरिजन में कम ही होगा। मटिल्डा का हस्बैंड मटिल्डा को कुछ पैसे भी देता है जो उसने अपने लिए बचा के रखे होते हैं, ताकि मटिल्डा शॉपिंग कर सके और एक अच्छा सा ड्रेस खरीद सके। मटिल्डा उन पैसों से एक अच्छा सा ड्रेस खरीद लेती है, लेकिन स्टिल वो खुश नहीं होती और उसे लगता है कि वो एलीट क्लास के अंदर फिट नहीं हो सकती। तो मटिल्डा को अब ज्वेलरी चाहिए होती है। अब ज्वेलरी चेक के लिए उसका हस्बैंड इतनी चीज़ें अफोर्ड तो नहीं कर सकता, तो वो ज्वेलरी अपनी दोस्त से मांगने के लिए जाती है। और वो जो दोस्त है वो हमारा थर्ड कैरेक्टर मैडम फॉस्टर है। मैडम फॉस्टर अपनी सारी चीज़ें मटिल्डा को दिखाती हैं, जिस पर मटिल्डा पहले देख के जलती है और उसके अलावा डिससेटिस्फैक्शन का इजहार करती है कि मैं कितनी गंदी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और देखो इसके पास ज्वेलरी बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स में कितनी सारी चीज़ें हैं। मटिल्डा सारी चीज़ों को देखती है, वहाँ पे एक डायमंड नेकलेस उसे नज़र आता है, ये उसे बहुत ही खूबसूरत लगता है और उसे लगता है कि इस पार्टी की शान और शौकत के अकॉर्डिंग है। तो मटिल्डा वो नेकलेस जो है वो बोरो कर लेती है ताकि वो पार्टी के अंदर उसको पहन के जा सके। फिर पार्टी का सीन दिखाया जाता है, पार्टी स्टार्ट हो जाती है। मटिल्डा की जो फैंटेसीज हैं वो तमाम तर सच हो रही होती हैं। जैसे वो ज़िंदगी गुजारना चाहती थी वैसी रात वो गुजार रही होती है। जैसे ही वो पार्टी में एंटर होती है, एक लग्जूरियस सी ड्रेस, लग्जूरियस सी ज्वेलरी पहन के सबकी अटेंशन उसकी तरफ जाती है, सब उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये कौन खूबसूरत लड़की है। जितनी वो एडमिरेशन चाह रही होती है वो हासिल कर लेती है, जो वैलिडेशन वो चाह रही होती है वो हासिल कर लेती है। तमाम तर लोग पार्टी में जो मौजूद होते हैं वो तमाम उसके लिबास को और उसकी खूबसूरती को और उसकी ज्वेलरी को सराहते हैं और उसको वो फ़ख्रिया मोमेंट महसूस होता है कि कितना कमाल की रात मैंने गुजारी है इस पार्टी के अंदर। लेकिन वहाँ पे भी उसके साथ एक बुरा हादसा हो जाता है और वो ये होता है कि वो जो नेकलेस होता है रात को वापस आते हुए वो नेकलेस गुम हो जाता है। अब मटिल्डा का जैसे ही नेकलेस गुम होता है वो ढूंढना शुरू करती है, उसका शौहर भी ढूंढना शुरू करता है, लेकिन ये मटिल्डा के लिए कयामत से कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो नेकलेस होता है जब वो मार्केट में पता करने जाते हैं बिल्कुल वैसा ही सेम, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा होता है। अब दोनों मियाँ बीवी क्या करते हैं, उन्होंने नेकलेस तो लौटाना ही था मटिल्डा की फ्रेंड को। तो जो मटिल्डा का हस्बैंड है वो अपनी सारी जमा पूंजी लगा के उधार कर्ज लेके एक बिल्कुल सेम टू सेम नेकलेस मार्केट से परचेज करता है, जो उसको बहुत ज़्यादा हैवी पड़ता है और उन लोगों को पॉवर्टी की तरफ धकेल देता है। यानी कि क्योंकि उसने इतना कर्ज लिया होता है, वो अपनी बची कुछ सेविंग्स बेच देता है, जो कीमती चीज़ें उसके पास होती हैं वो बेच देता है, फिर भी इतने पैसे जमा नहीं कर पाता कि वो एक डायमंड नेकलेस खरीद सके और बिल्कुल वैसा खरीद सके। लेकिन बहुत हत्तुल इम्कान उस जैसा एक नेकलेस खरीद लेता है और मटिल्डा जाके अपनी दोस्त को वापस कर देती है। अब नेकलेस तो इन्होंने इतनी बड़ी मुश्किल से खरीद लिया, लेकिन अब उसका कर्ज चुकाना इनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि ये ज़िंदगी के 10 साल जो हैं उसका कर्ज ही चुकाते रह जाते हैं। 10 साल तक दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो एफर्टलेस टाइम गुजारते हैं और उसके अंदर बेइंतहा टायरलेसली मेहनत करते हैं ताकि जो नेकलेस खरीदने के लिए उन्होंने रकम बोरो की होती है उसको वापस कर सकें। इस टाइम पीरियड के अंदर मटिल्डा जो होती है वो अपनी खूबसूरती भी आहिस्ता आहिस्ता खोती जा रही होती है। वो इस वजह से क्योंकि वो एक मिडिल क्लास लाइफ गुजार रही होती है जिसके अंदर उसके पास मेड भी होती है और अब वो एक गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही होती है। तमाम अय्याशियाँ जो उसकी मिडिल क्लास लाइफ के अंदर होती हैं उसके पास वो अब छीन चुकी होती है। तो मटिल्डा की जो खूबसूरती है वो भी ख़त्म हो रही है। जब भी वो फ्रस्ट्रेट होती है तो वो इस बारे में सोचती है कि मैंने वो जो पार्टी की रात ड्रेस और नेकलेस पहना था तो सब मेरी बड़ी तारीफ़ें की थी और वो मेरी अकम्पलिशमेंट है। लेकिन वो बात वो कब तक सोचती? 10 साल तक मुसलसल उसे स्ट्रगल करनी होती है। सेम गोज़ फॉर द हस्बैंड, वो भी मुसलसल 10 साल तक मेहनत करता है और ये दोनों मिल के कर्ज भी चुका देती। फाइनल एंड के अंदर ये दिखाया जाता है कि मटिल्डा
को दोबारा 10 साल बाद जब अपनी दोस्त से उसका इनकाउंटर होता है, मिसेस फॉस्टर से, तो वो उन्हें बताने का सोचती है कि मैंने आपका नेकलेस गुम कर दिया था, फिर हमने मार्केट से एक डायमंड नेकलेस आपके लिए सेम एग्जैक्ट सेम परचेज किया। जब ये बात मिसेस फॉस्टर सुनती है तो वो हैरान रह जाती हैं और वो कहती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें पार्टी में पहनने के लिए दिया था वो तो एक नकली नेकलेस था, वो तो असली था भी नहीं, और वो तो मैंने 500 रुपये का ख़रीदा था, इनके 500 फ्रेंच जो करेंसी है उसके अंदर ख़रीदा था, और तुमने क्या मुझे रियल डायमंड नेकलेस वापस की है। तो मैटिल्डा ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक रह जाती है और बहुत ज़्यादा हैरान होती है। हैरान होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होती है, क्योंकि उसने अपने जवानी के जो खूबसूरत 10 साल वो अय्याशी के साथ गुजार सकती थी, जो पीस के साथ गुजार सकती थी, वो उसने सिर्फ एक पार्टी, एक फैंटेसी को पूरा करने के लिए बर्बाद किए होते हैं। तो ये पूरी स्टोरी थी। अब हम चलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ। क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हमें ऑथर को देखना चाहिए कि गाय डी मॉपसांट की क्या बैकग्राउंड है। 1850 को पैदा होने वाले 1893 को डेथ हुई फ्रेंच राइटर हैं, ऑथर हैं और 19th सेंचुरी के बहुत ही प्रोमिनेंट ऑथर हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ की वजह से हैं। आगे हमें पता लगेगा क्यों। इनकी जो शॉर्ट स्टोरी होती हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लाइफ के ऊपर होती हैं, नॉर्मल सिचुएशन यानी कि मिडिल क्लास लोगों के ऊपर इनकी जो थीम होती है मोस्टली होती है। इसके अलावा ये मशहूर है अपने आखिरी एंड की वजह से। पूरी कहानी सादी सिंपल जा रही होती है, लेकिन एंड के अंदर जो ट्विस्ट आता है, जो एंड रिजल्ट आता है, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है और सारे उसको पढ़ के हैरान रह जाते हैं, जैसे कि इस कहानी के अंदर भी। अगर इनकी अर्ली लाइफ देखें तो 5 अगस्त 1850 को नॉर्मडे फ्रांस के अंदर पैदा होने वाले गाय डी मॉपसांट जो हैं, उनकी मदर लॉरा ली हैं, जो कि खुद भी एक ऑथर हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर ऑथर हैं। इनके फादर का नाम गेस्टे डी मॉपसांट है। अब ये हो सकता है प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो क्योंकि ये फ्रेंच नेम है। इसके अलावा अगर लिटरेरी कैरियर देखें तो मॉपसांट ने 300 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, 6 नॉवल लिखे हैं, 3 ट्रैवल बुक्स लिखी हैं और एक पूरा वॉल्यूम ऑफ वर्सेस यानी कि शायरी का लिखा है। सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी जो इन्होंने पब्लिश कराई थी वो 1880 के अंदर कराई थी और उसका ये नाम है बाउले डी सोफी। इसके अलावा इनकी जो थीम होती है मोस्टली, या जो टाइम पीरियड जिसमें ये लिख रहे थे, तो फ्रांस वॉर चल रही थी फ्रांस की जर्मनी के साथ, तो ये टाइम पीरियड इनके ऊपर और इनकी सिविलियन के ऊपर जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता था सिविलियन थॉट के ऊपर, और इसी तरह इन्होंने वर्क प्रोड्यूस किया। इनका जो वर्क है वो नेचुरलिज्म और पेसिमिज्म के ऊपर है। नेचुरलिज्म से मुराद ये है कि वो नॉर्मल इंसान की लाइफ दिखाते थे, उनकी डेस्टिनी, उनकी सोशल फोर्सेस, उनके डिल्यूजन, उनके टर्म्स, उनके साइकोलॉजी, हर चीज़ जो कि नॉर्मल इंसान फेस करता है, फ्रेंच मैन फेस कर रहा था 19th सेंचुरी के अंदर। गाय डी मॉपसांट जो है वो फ्रांस के अंदर तो मशहूर हैं ही, दुनिया के अंदर भी मशहूर हैं, जैसे कि आप भी इनकी एक शॉर्ट स्टोरी को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इस शॉर्ट स्टोरी का एनालिसिस करें द नेकलेस का, तो इसका नाम यहाँ पे फ्रेंच ज़बान के अंदर लिखा हुआ है ला प्योरेरे, और ये 17 फरवरी 1884 को फ्रेंच न्यूज़पेपर ली गलोसी के अंदर पब्लिश हुआ था। और ये मशहूर जो शॉर्ट स्टोरी है ये अपने ट्विस्ट एंडिंग की वजह से। अगर हम इसकी सेटिंग देखें शॉर्ट स्टोरी की, तो पेरिस के अंदर सेटिंग दिखाई गई है 19th सेंचुरी की, और जो टाइम पीरियड चल रहा है, जो एरा चल रहा है, उसको इंग्लिश में ब्यूटीफुल एरा कहते हैं और फ्रेंच ज़बान के अंदर ला बेले एपेक्यो कहते हैं। इसके अलावा इस टाइम पीरियड ऑफ पीस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कल्चरल वाइब्रेसी कहते हैं फ्रांस की इकोनॉमिकली और सोशली एंड पॉलिटिकली। जो इस शॉर्ट स्टोरी की थीम है वो है डिसेप्टिव अपीयरेंस। डिसेप्टिव अपीयरेंस क्यों? क्योंकि जो मैटिल्डा है वो वेल्थी सोशल स्टेटस से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और उसकी डिज़ायर ही ये है कि वो एलीट क्लास जैसी बन सके या दिख सके। जो सेकंड थीम है वो है डेंगर ऑफ मार्टरडम। इसका मतलब ये है कि शहीद जैसा महसूस करना। मैटिल्डा जब नेकलेस बोरो करके गुम कर देती है तो अपनी ज़िंदगी के 10 साल जो हैं वो कुर्बानी देती है उनकी, और किस तरह कुर्बानी देती है कि वो अपनी ज़िंदगी और अपने शौहर की ज़िंदगी दोनों को पॉवर्टी में धक्का दे देती है, और वो हार्ड स्ट्रगल के बाद 10 साल बाद जब निकल के आती है तो उससे पता लगता है कि सब कुछ तो फजूल था। अगर हम स्टाइल के बारे में बात करें तो मॉपसांट का जो स्टाइल है वो प्रिसीजन, सोबरिटी एंड एटमॉस्फेरिक डिपिक्शन है।
अगर आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया है, हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लॉजिक और सेंस पैदा करने की कोशिश की गई है। लिटरेरी डिवाइसेस, आयरनी, इमेजरी और सेंशसनेस जैसी चीज़ों को इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कैरेक्टर की डेवलपमेंट भी दिखाई गई है। उम्मीद है कि शॉर्ट स्टोरी, इसका एनालिसिस आपको समझ आ गया होगा। नोट्स आपको मेरी वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह।